90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़। अब वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम बातों ही बातों में का। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं युवा मंडली, जिनमें हैं आशीष पेटवाल जी, आप श्यामपुर में रहते हैं। गार्गी डोभाल, आप ऋषिकेश में रहती हैं। और अदिति गुमानीवाला में रहते हैं। आज हम बात करेंगे नदी पर। नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। नदी को जीवन रेखा क्यों कहा जाता है और नदी से जुड़े हुए हमारे संस्मरण क्या हैं, नदी को लेकर हमारी राय क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सबका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश। मैं आशीष पेटवाल जी आपसे जानना चाहता हूँ, नदी से कितना रिश्ता है आपका? सर, मैं ग्रामीण क्षेत्र ठाकुरपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ का हम दो नदियों के बीच में, एक तरफ हमारे सौंग नदी है जो कि गंगा की सहायक है, और एक बंगाला नदी है जो कि सौंग नदी की सहायक है। तो हमारा बचपन तो सर इन दोनों नदियों में बीता है। हम नहाने जाते थे, कभी घूमने जाते थे उस तरफ, और बगल में जो नाला है उसको हम क्रॉस करके हमारा दूसरा गांव पड़ता है। आशीष जी बता रहे हैं कि दो नदियों से मेरा रिश्ता है और मैं अक्सर उनमें नहाने जाता था। आशीष जी, मेरा भी नदियों से रिश्ता रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सोंग नदी है। वहाँ दो नदियाँ हैं, सोंग नदी और सुसवा। सुसवा तो इस समय सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। और सुसवा, एक समय में सुसवा का पानी भी पिया जाता था। सुसवा में बच्चे नहाते थे। सुसवा नदी की पूजा भी हुआ करती थी। और आज सुसवा को देखकर मुझे दर्द होता है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है। मैं गार्गी आपसे जानना चाहूंगा, नदी से कितना रिश्ता है? मेरे पापा हैं वो टीएचडीसी में ही हैं, तो हम पहले टिहरी रहते थे। तो वहाँ पे जो डैम है, टिहरी डैम, तो उसको देखने के लिए जब वो बन रहा था तो हम सारे बच्चे मिलके जाया करते थे। तो वो एक बहुत ही मीठी यादें हैं मेरे दिमाग में, जो कि मुझे हमेशा याद रहती हैं। तो टिहरी डैम से ही एक रिश्ता मैं रिलेट कर सकती हूँ। कोई संस्मरण है आपको याद आता है कभी कुछ नदी से जुड़ा हुआ कोई? हाँ जी, मुझे ये याद आता है कि जब भी हमारी, जैसे अभी जून की छुट्टियां होती थी, तो हम रोज मॉर्निंग वॉक में जाया करते थे सारे बच्चे मिलके। और वहाँ पे हम ऐसे, जो ट्रैकिंग होती है, पहाड़ वाला रास्ता, वहाँ पे भी चढ़ा करते थे। और फिर हम वो झील देखा करते थे कि अच्छा ये बन रही है। पापा से मैं पूछा करती थी कि पापा ये कब कंप्लीट होगा, कब बनेगी, हम कब बोटिंग करेंगे। तो वो सारी चीजें मुझे याद हैं। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में है अदिति गर्ग। अदिति, नदी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपको याद आता है? जी सर, मैं परमात्म निकेतन में रहती थी। तो वहाँ पे हम डेली कभी भी छुट्टी पड़ती थी तो हम घूमने जाया करते थे फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पर जब भी हम जाते थे तो वहाँ पे ना रेतों का टीला रहता था, तो उस पे हम नए नए तरीके के जो इवेंट्स क्रिएटिविटी करते थे। तो वो उसमें बहुत मज़ा आता था, जो कि अब हम उससे थोड़ा दूर हो रहे हैं और अब हमें देखने को नहीं मिलता है। और वहाँ पे जो आरती होती है वो भी बहुत आनंद आता है उसमें। यही सब मेरा इवेंट है। अदिति बता रही हैं कि हम जो रेत होता था नदी के किनारे, रेत में हम लोग खेलते थे। अदिति, मैंने भी घर बनाए हैं रेत में, और कई बार उन घरों को बनाया है। और क्या करते थे हम लोग, उसमें अपना पैर फंसाते थे, और पैर फंसा कर, और जब हम उसको सहजते थे और जब पैर बाहर निकालते थे तो एक घरनुमा आकृति बन जाती थी। और उसके आसपास हम रास्ते बनाने की कोशिश करते थे, ईंट लेकर उससे हम रास्ते बनाते थे। याद आता है कोई किस्सा इस तरह का, आशीष? सर, नदियों का तो हमारा, हम खेल कूद बच्चे, हम पत्थर फेंकते थे, एक सफेद पत्थर लेके गेम खेलते थे। उसे पानी में फेंक के फिर उसको डीप डाइव मार के निकालने का हमारा गेम होता था इसमें नदियों में। तो या फिर ये उसकी ट्रक की ट्यूब लेके, उससे लेके हम काफ़ी आगे तक गहरे गहरे क्षेत्र में जाते थे। मुझे भी वो किस्से याद आते हैं। मैं डोईवाला में रहता हूँ और मेरा बचपन भी डोईवाला में बीता है। मैं एक नहर थी, और वो नहर चीनी मिल के पास से होकर जाती थी। तो उस नहर में हम लोग खूब डुबकियाँ लगाते थे, और जब हम घर जाते थे तो हमें बहुत डांट भी पड़ती थी कि घर वाले इस बात से लेकर चिंतित रहते थे कि कहीं डूब ना जाए। पर आज जब मैं उस जगह को देखता हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि वो जगह अब एक नाले में बदल गई है। मैंने नदियों को भी नाले में बदलते हुए देखा है। नदियाँ हमें देती क्या है? नदियाँ हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, आशीष? सर, नदियाँ हमें, जो भी एक मनुष्य के जीवन में चाहिए, वैसे भी नदियों, हमारी पुरानी से पुरानी सभ्यता, आप हड़प्पा से लेके लेके आज की सभ्यता तक देखिए, जितनी भी सभ्यता है बिना नदियों के आसपास ही बसी है। कि भैया, नदियों से हमें पानी भी मिलता है, हमें हमारा ट्रांसपोर्ट का माध्यम भी वही थी। नदियाँ हमें हमारे आसपास के भूजल को भी बढ़ाती है, आसपास के पर्यावरण को शुद्ध करती है। पेड़ पौधे, नदियाँ, इन सबको जो पूरा इकोसिस्टम करे।
फिर नदियों से हमें सर जो हमारा वो है इसके जो हमारे फिश हो गया और जो जितने जीव जंतु है इनको एक जीवन प्रदान करती है। नदियाँ जैव विविधता का एक जरिया है। जैव विविधता नदियों के आसपास पलती है। नदियों के आसपास बहुत तरह के जीव जंतु पलते हैं, बहुत तरह की वनस्पतियाँ होती हैं। गार्गी, नदियों के आसपास क्या होता है, कुछ समझ में आता है? जीवन को कैसे आगे बढ़ाती हैं नदियाँ? जैसे अगर मैं नदी की बात करूं तो नदी में हम देखते हैं कि कई सारे लोग हैं और लोग जो हैं वो वहाँ जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, वहाँ तैरना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, एक ये डर भी होता है कि वो डूब ना जाए। तो मैं यही कहूँगी सबसे कि अगर आप जाते हैं तो आप केयरफुल भी रहिए, क्योंकि डूबने का डर भी होता है। और आसपास जैसे हम अभी गंगा आरती हम देखते हैं तो बहुत खूबसूरत आरती होती है, कई सारे लोग आजकल आ रहे हैं, तो वो एक अट्रैक्शन है ऋषिकेश में जो कि अभी हो रहा है। हाँ, अदिति, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आप गंगा नदी के किनारे रहे हैं और अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसा कि गार्गी बता रही हैं कि नदी के किनारे और नदी में अगर लापरवाही के साथ आप जा रहे हैं, आप बहुत गहरे क्षेत्र में चले जा रहे हैं तो घटनाएं हो। अदिति, आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो सर मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे जुलाई अगस्त में भारी वर्षा होने के कारण जल काफी बढ़ जाता है। तो बाहर से जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, चाहे हम ही नॉर्मल लोग हैं, तो वो गंगा जी में नहाने की बहुत जिद करते हैं, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़े लोग हैं। तो ऐसे तेज बहाव के कारण हम उनको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा खतरा है आगे जान का भी, और काफी चीजों का ध्यान रखते हुए उनको पीछे रहना चाहिए। अदिति बता रही हैं कि गंगा नदी है और भी नदियां हैं, उनमें आप बीच में मत जाइएगा। आपने नहाना है तो आप किनारे पे रहिएगा और सुरक्षित जगह पे रहिएगा। और व्यवस्था की है प्रशासन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने व्यवस्था की है। जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि आप यहाँ पर मत नहाइएगा, गहराई वाले क्षेत्र में मत जाइएगा, नहाना है तो किनारे पे रहिएगा और सुरक्षित तरीके से स्नान कीजिएगा। यही बात कहना चाहती हैं अदिति? जी सर। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आशीष, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नदी की आपने बात बताई है कि नदियाँ हमें जीवन को, हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं, नदियाँ जीवन रेखा हैं। कभी आप उन नदियों को देखते हैं जिन नदियों में कभी आप नहाया करते थे, आप तैरा करते थे, तैराकी आपने की है उन नदियों में, आज उन नदियों की स्थिति क्या है? सर ऐसी एक नदी है बंगाला नाला। ये नदी मैंने बचपन से देखी है सर। बचपन में इसकी बहुत ही बेहतरीन स्थिति, हम पानी पीते थे, नहाते भी थे, सब कुछ बेहतरीन था। और जैसे जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ा बढ़ा बढ़ा, आज स्थिति ये है कि उसमें प्लास्टिक, कचरा, जूते, चप्पल, शीशा, डाइपर्स वगैरह लोग सब कुछ फेंकते, सीरेंज तक फेंकते, बायोमेडिकल वेस्ट से लेकर आप कोई सा वेस्ट ले, जानवर, मरा हुआ जानवर फेंक देते हैं। तो सर एक मैं ये मानता हूँ कि एक नदी अगर नदी मरती है तो उसमें एक समाज की भी जिम्मेदारी है, एक समाज की जवाबदेही है उसमें। क्योंकि एक नदी एक जीवन रेखा है, जीवन के किसी भी समाज में एक नदी, जितना भी पर्यावरण होता है एक जीवन रेखा होता है। अगर वो उसको अगर वो दूषित हो रहा है या वो खराब हो रहा है तो उसमें समाज की जिम्मेदारी भी है। और जैसे जैसे आधुनिकरण बढ़ रहा है सर, बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, घर बन रहे हैं नए नए, तो लोग जो बायो खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक है लोग सीधा डंप करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो उसका जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें ही, हम जो फूड चेन में यहाँ उसका है, फूड चेन का हिस्सा है, हम भी उसमें संक्रमित होंगे। जो उसका आप फूड लोगे, कोई भी चीज आप लोगे वहां से, तो उसमें प्लास्टिक है तो आपकी बॉडी में भी जाना ही जाना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब नदियों की स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और घर बन रहे हैं। पहले जो नहरें थी अब वो नालों में तब्दील हो गई हैं, वो नालियों में तब्दील हो गई हैं। घरों से निकला कचरा, घरों से निकली गंदगी, सब कुछ नदियों के हवाले कर दिया जा रहा है। गार्गी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कोविड से रिलेट करना चाहूँगी। तो जब कोविड का टाइम था और हम सब अपने घरों में थे, तो हम अगर देखते हैं तो गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई थी, एकदम साफ हो गई थी। पे मैं रोज़ गंगा जी जाती हूँ, मेरा रोज़ का ये रूटीन है। तो मैं वहाँ देखती हूँ कि इतना वो एकदम मैली हो गई है फिर से। कई पैकेट्स होते हैं जो वहाँ पे गिर रखे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ही हैं जो कि उसको प्रदूषित कर रहे हैं। हम लोगों की वजह से ही वो प्रदूषित हो रही है। अदिति, आप गार्गी की बात से कितना सहमत है? सर मैं इनकी बात से पूरी सहमत हूँ। और मैंने भी एक चीज़ देखी है, जब मैं गंगा जी जाया करती थी, और आजकल भी मैं देख ही रही हूँ आसपास अपने इलाकों में गंगा जी के आसपास, वहाँ पर जैसे कोई टूरिस्ट आते हैं, चाहे हम लोग ही हैं, और हम वहाँ जाते हैं नहाने के पर्पज से जाते हैं, और वहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, सोप का यूज भी करते हैं, और उसके रैपर्स वगैरह भी वहीं डाल देते हैं।
बट जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा जी में अगर हम नहाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें हम किसी भी एसिड बेस का यूज ना करें, क्योंकि उससे भी जो हमारी नदी है उसपे भी बहुत ज्यादा। बहुत सही कहा है अदिति ने कि जब नदी पे इफेक्ट पड़ता है तो हमारे जीवन पे इफेक्ट पड़ता है। नदियाँ जीवन रेखा हैं और अपनी ही जीवन रेखा को हम मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं। आशीष, सही बात है। सर मैं इस बात से सहमत हूँ, पर मेरा मानना है कि गंगा नदी तब साफ होगी जब उसकी छोटी छोटी जो सहायक नदियां वो साफ, उसकी अगर हम जान, क्योंकि गंगा नदी की जान ये है, ये इसमें पानी लेके आती है। चाहे आप सौंग लगा लीजिए, चाहे आप सुसवल लगा लीजिए, चाहे आप बंगाला नाला लगा लीजिए, चाहे ये आप ये छोटी ये नदियां जैसे ये संजय झील बन रही है जहाँ पे, ये नदियां छोटी छोटी नदियां, इनको आप इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब ये साफ नहीं होगी, आप गंगा नदी साफ कर ही नहीं सकते जब तक आप छोटी नदियों पे फोकस नहीं करेंगे। आशीष का कहना है कि जो व्यवस्था है वो बड़ी नदियों पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन जो सहायक नदियां हैं हमारा फोकस उस पर कम है। गार्गी, बात हुई व्यवस्था की, ये बात हुई सरकारी तंत्र की कि सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। सरकार एसटीपी लगा रही है, सरकार लोगों को अवेयर कर रही है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो हमारी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब भी हम वहीं जाएं तो हम कोशिश करें कि हम वहाँ पे कई सारे हम देखते हैं ऑलरेडी डस्टबिन पड़े रहते हैं, तो कोई भी चीज़ है उसी डस्टबिन में डालें बजाय ऐसे उसको प्रदूषित करने के उससे। क्योंकि अगर हम ही ये चीज़ सही करेंगे, अगर एक ही इंसान ये चीज़ सही करेगा उसको देख के और लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। अदिति, आप तो गंगा के किनारे रहते हैं, आपका जीवन गंगा नदी के किनारे बीता है, क्या पहल करना चाहेंगे अपनी नदी को स्वच्छ रखने के लिए? सर मेरा कहना ये है कि जैसे ऋषिकेश से पढ़ी हुई तो वहाँ पे काफी टीम्स बनी हुई है गंगा गंगा के रिगार्डिंग। तो उसमें जो भी हमारी टीम्स होती थी तो हम गंगा जी पे जाते थे और वहाँ पे मतलब साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे और जागरूकता अभियान भी चलाते थे, जिससे कि लोग अवेयरनेस बढ़े, उससे अवेयर हो कि उन्हें ये पता चले कि उनकी गंगा हमारे लिए कितनी जरूरी है। बहुत सही जानकारी दी है। अदिति ने कहा है कि अगर हम नदियों को प्रदूषित करेंगे जैव विविधता प्रभावित होगी। जब जैव विविधता प्रभावित होती है तो फिर जीवन भी प्रभावित होता है, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो चाहे वो जीव जंतुओं का हो। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम नदियों की स्वच्छता की बात करते हैं तो हम अक्सर जो है नदियों के पास सफाई अभियान चलाते हैं। हम अक्सर लोगों को अवेयर करते हैं नदियों में कुछ भी ऐसा मत फेंकिए जो खराब है, नदियों को दूषित करता हो। एक पहल घर से भी होती है। हम ऐसी कौन सी पहल अपने घर से करें जो हमारी नदियों को भी साफ रखे, जो हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखे? सर एज ए इंडिविजुअल अगर हम कोई मास कैंपेन नहीं कर सकते, समझ करो हमारे पास टाइम नहीं है या मेरे जॉब का है, कुछ भी है, पर एक छोटी सी पहल हमारा बहुत बहुत बड़ा ये गार्बेज का चीज को कम कर सकती है। वो क्या है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो चाहे शहरी क्षेत्र में रहते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको घर से सेग्रीगेशन करके वेस्ट दे देना है कि भैया गीला कूड़ा एक तरफ और सूखा कूड़ा एक तरफ। उसमें से आपने बायोमेडिकल अलग निकाल दिया, उसमें से आपने कांच अलग निकाल दिया, कुछ को आप रिसाइकिल करवा दीजिए, कुछ को आप रियूज कीजिए, तो हम हमारा लैंडफिल नहीं बनेगा। आप खासकर जो आपका डिकम्पोज जो हमारा वेस्ट है उसको आप वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आपके घर में की जो फ्लावर हैं, जो आपका गार्डन है वहाँ उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको मेन्यू। तो आपको वापस नेचर को देना है, और जो हमारा प्लास्टिक है उसको हम बाद में रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी पहल सर आपको बहुत आगे तक जा सकती है, बहुत ज्यादा सरकार का भी रिसोर्सेज कम लगेगी, क्योंकि सेग्रीगेशन में एक रिसोर्स लगती है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। वो अगर आप घर से अगर सेग्रीगेट करके दे रहे हो तो बहुत आसान होगा उसको करना, रिसाइकिल करना। आशीष जी का कहना है कि हम घर से पहल करें, जो घर पर जो कचरा होता है, जो आपका जो है बायो कंपोस्ट होता है, जैसे सब्जी घर में और भी खाद्य पदार्थ, आप उनको अलग से सेग्रीगेट कर लीजिए। जो प्लास्टिक कचरा है उसको अलग सेग्रीगेट कर लीजिए। जब आप दोनों चीज़ों को अलग अलग कर लेंगे, किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, बायो कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत शानदार जानकारी आपने दी है। मैं गार्गी आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या मत है? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ आशीष जी के बात से कि हाँ, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, ये जो कूड़े हम लोग ऐसे फेंक देते हैं अपने घर में भी, उसको हम अलग अलग करें। और जैसे कि कोई छिलके होते हैं, ये मैं अपने घर में भी करती हूँ, वो छिलके हम प्रेफर करते हैं कि हम वो या तो किसी एनिमल को दें, गाय को दें, और कई सारे ऐसे जानवर होते हैं उनके पेट में जाए बजाय फेंकने के और वो सड़ने के। और बिल्कुल सही बात आपने कही है कि हम वो प्लांट के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़ करेंगे तो जो हमारा कूड़ा है वो भी कम होगा और इस तरह से गंगा जी भी प्रदूषित नहीं होगी।
बहुत सही। और एक कई बार तो मैं अक्सर देखता हूँ कि हम लोगों को कुछ भी फेंकने की आदत है और हम ये भी नहीं देखते हैं कि हमारे आसपास डस्टबिन रखी है, हम डस्टबिन भी नहीं देखते हैं, हम फेंक देते हैं, निशाना लगाकर फेंकते हैं। कई बार पॉलीथीन में घर का जो कचरा होता है उसको भरते हैं और उसमें एक गांठ लगा देते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि जो कचरा है उसमें ब्लेड भी होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हानिकारक होती हैं। जब हम उसे कचरे में फेंकते हैं तो जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनको कोई पता है कि वो गांठ को ही खोलते हैं, वो तो उसको खा लेते हैं। तो अक्सर ये घटनाएं भी हो सकती हैं और होती भी होंगी कि उनके पेट में ब्लेड चला गया, उनके पेट में पॉलीथीन चली गई। बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम जाने अनजाने में इन घटनाओं के भागी बनते हैं। ये बहुत कष्ट की बात है। मैं अदिति आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या मत है, क्या आप ऐसा करते हैं अपने घर पर? जी सर, जैसे हम डेली हमारे घर में सब्जी वगैरह ऑलमोस्ट सभी के यहाँ सब्जी वगैरह कटती है, खरीद के लाते हैं। तो छिलके होते हैं वो या तो हम गाय को दे दें या किसी ऐसे जानवर को दे दें जो खा ले। बट अगर बाय द वे अगर वो नहीं है या कुछ है तो उनको हम मिट्टी में दबा भी सकते हैं जिससे कि ग्रोथ हो प्लांट की, और वो डिसॉल्व हो जाता है मिट्टी के अंदर ही। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और मैंने कई जगह देखा है, जैसे हम बाहर जाते हैं या कहीं पर भी, आजकल आम का सीजन है, जैसे उसकी गुठलियाँ होती है वो हम मिट्टी, जिससे कि नया प्लांट उग सकता है। उस प्लांट के थ्रू जब वो बड़ा होगा उसमें जो फल है वो लगेंगे तो वो जानवरों के काम जा सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जैसे हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं या हम आम वगैरह या किसी भी चीज को खा रहे हैं तो उसके जो बीज वगैरह हैं वो अगर हम किसी जंगल के एरिया में बोएंगे ना, तो जो हमारे जानवर है उनको उसे खाने की पुष्टि होगी, जिससे कि वो भूखे नहीं रह पाएंगे और फिर जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। अभी अदिति ने एक बहुत बड़ी बात की तरफ हमारा इशारा किया है। मैं आशीष आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा है टूरिस्ट आते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ, मैं कम से कम 20 से 25 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ, हाईवे पर से होकर आता हूँ, सड़कों से होकर आता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग, सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ लोग गाड़ियों से कुछ ना कुछ फेंकते हुए नजर आते हैं। तो यह भी नहीं देखे कोई गाड़ी चला रहा है, फेंकते हुए नजर आते हैं। कई जगह मैं देखता हूँ जंगल में लोग खाना खा रहे हैं लेकिन वहाँ पर प्लास्टिक के रैपर और ये सब चीज़ें वो वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आशीष जी, क्या व्यवस्था करनी चाहिए एक टूरिस्ट को? एज ए इंडिविजुअल जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि इन्वायरमेंट मेरा है, जब तक हम इसमें एक वो नहीं लेंगे, प्राइड नहीं लेंगे भाई मेरा इन्वायरमेंट, मुझको उसको साफ रखना है। तो इसके लिए हमें जब तक अवेयरनेस, इसको हमें एक प्राइड लेना पड़ेगा कि हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना है, भाई मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों को हमें एजुकेट करना, खासकर स्कूलिंग एजुकेशन भी चेंज लाने के सबसे बेहतरीन जो है वो स्कूल के चाइल्ड बच्चे हैं। आप उनको ट्रेन कीजिए और उनको सिखाइए, सिर्फ बुक्स में नहीं, क्यों इन्वायरमेंट साफ रखना जरूरी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग सर, वो आपके दिमाग में फीड होगी, उसको अपने एक हैबिट में उतारेंगे। मेरा सर ये मत होंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। जब भी हम कहीं कार पे होते हैं या बस में होते हैं तो हमारे पास जो हमारा खुद का बैग होता है हम उसके अंदर डाल सकते हैं वो चीज़ें। जितने भी रैपर्स होते हैं, अगर हम भी कुछ खाते हैं तो हम उसके अंदर करते हैं, बजाय ऐसे नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं उससे बात करूं तो थोड़ा मुझे अपने कॉलेज भी याद आ रहा है। तो हमारे कॉलेज में थी जिसमें हम सारे बच्चों को कूड़ा उठाना होता था। तो ये एक्टिविटी से हमें अवेयरनेस आई कि किस तरह लोग कूड़ा ऐसे फेंक रहे हैं, और जब हम वो उठाते थे तो ये हम भी एक फील करते थे कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो पहले बचपन में यूं ही रोड पे ऐसे फेंक देते थे वो हमें नहीं करना चाहिए। गार्गी, आपने बहुत सही जानकारी दी है कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। आशीष जी ने भी यही बात की है कि बच्चों को सिखाना चाहिए और ये सब बात व्यवहारिक होनी चाहिए। किताबों में तो ठीक है, किताबों में है, लेकिन व्यवहारिक भी होना चाहिए। जब व्यवहारिक होता है तो याद रहता है और उसी तरह की बातें हम अपने जीवन में भी उतारते हैं। सही जानकारी हमें मिल रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे युवा बहुत जागरूक हैं पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, अपने आसपास के पर्यावरण को लेकर, अपने आसपास बदलते हुए माहौल को लेकर। अदिति, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कितना सहमत हैं कि आपकी गाड़ी में कूड़ा रखने के लिए, कचरा रखने के लिए कोई बैग होना चाहिए? सर, मैं आशीष सर जी की बात से सहमत हूँ और हमेशा होना चाहिए, चाहे हम हैं चाहे नहीं जा रहे, अपने नॉर्मल एरिया में भी, आसपास के एरिया में भी हमेशा अपनी, चाहे स्कूटी है चाहे कार है,
उसमें हमेशा डस्टबिन रखना चाहिए, जिससे कि जो टॉफी, चॉकलेट या कुरकुरे के जो चिप्स के पैकेट हैं वो हम बाहर ना डाल के उस डस्टबिन में डालें। बहुत सही जानकारी दी है। अदिति ने एक बात और जोड़ी है कि स्कूटी में भी होना चाहिए एक छोटा सा डस्टबिन, जिसमें हम चिप्स के पैकेट हैं और भी और तरह का जो कचरा है हम उसमें रखें और बाद में किसी बड़े डस्टबिन में उसको निस्तारित कर दें। बाद हमें ये निष्कर्ष निकला कि युवा बहुत जागरूक हैं अपने पर्यावरण को लेकर, और आशीष जी तो एक कैंपेन भी चलाते हैं नदियों की स्वच्छता को लेकर। आप अपने साथियों के साथ हर रविवार को आप एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें आप नदियों के किनारे पड़े हुए कचरे को इकट्ठा करते हैं और उसको सही तरीके से निस्तारित करते हैं। आशीष पैटवाल जी, गार्गी डोभाल जी और अदिति गर्ग जी हमसे बात करने के लिए, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।